हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। दोस्तों, मैं हूं शंकर शर्मा और यूट्यूब के इस राहत प्लेटफॉर्म स्मार्ट जीके ट्रिक पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए आज से जो है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री चालू करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पेपर को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा गया है। और ध्यान में रखने के साथ साथ ही जो है कि हम इस जो है कि पार्ट को, जो हिस्ट्री का पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, उसको लेकर चलेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का स्टार्टिंग कैसे हुआ और इसका अंत कब हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं जो जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, यानी कि जो भौगोलिक खोज हुई है, उसके संबंध में उन सारे चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि समुद्री मार्गों की खोज का श्रेय जाता है आपको वास्को डी गामा को, क्योंकि मई 1498 ईस्वी में वो सबसे पहले भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। कहाँ पे पहुंचा? भारत में कालीकट पे पहुंचा। और कालीकट की अगर मैं बात करूं तो वहां का एक हिंदू शासक था जमोरीन आता है, उसने उसका भव्य स्वागत किया। और जो वास्को डी गामा है हमारा, वो किसके मदद से भारत पहुंचा? तो एक गुजराती व्यापारी आता है जिसका नाम आता है अब्दुल मजीद, उसकी सहायता से वह भारत पहुंचा। चीजें क्लियर है? तो इस तरीके से जो है कि आपका जियोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, और जियोग्राफिकल डिस्कवरीज होने के साथ साथ जो है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश हुआ। उसका बहुत सारा रीजन रहा। वो मैं जब सारी चीजें सुचारू रूप से चलने लगेंगी तो मैं सारे रीजन के बारे में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए कि कंपनियों का जो आगमन का क्रम है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद से डच आए, डच के बाद से आपके अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद से अगर मैं बात करूं कि कौन आए तो अंग्रेज के बाद से आपके डेविस आए, डेविस के बाद से आपका फ्रेंच आए, फ्रेंच के बाद से आपका अगर मैं बात करूं तो लास्ट में छठे स्थान पे स्वीडिश आए। तो इस तरीके से भारत में कंपनियों का आगमन रहा। फिर इनके गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे, फिर इनके एक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक चीज आप लोग समझ लीजिए, किला की मैं बात करूं या फैक्ट्री की मैं बात करूं, कंपनी की बात करूं, ये सारी चीजें एक ही हैं। क्या है? ये सारी चीजें एक ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सब जो है कि वर्ड कंपनी के लिए यूज किया गया है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि जो पहला आपका, ये आपका एक इंट्रोडक्शन क्लास है, आप लोगों को मैं बता चुका हूं, इंट्रोडक्शन क्लास है। अब देखिए, इस इंट्रोडक्शन क्लास में अगर पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि पहला पॉइंट क्या आता है, तो आता है आपका यूरोपियन पेनेट्रेशन इन इंडिया। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका मतलब होता है कि यूरोपियन लोगों का जो है कि भारत में प्रवेश कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां पे मैं हिंदी में लिख देता हूं कि भारत में यूरोपियों का प्रवेश। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में यूरोपियों का प्रवेश क्यों हुआ? तो इनके प्रारंभिक अगर मैं बात करूं कि प्रारंभिक इनका उद्देश्य क्या था, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इनका प्रारंभिक उद्देश्य, यानी कि प्रारंभिक उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक इनका उद्देश्य था आपका ट्रेडिंग करना। क्या करना? ट्रेडिंग करना, यानी कि व्यापार की दृष्टि से ये लोग आए। ट्रेडिंग इनका उद्देश्य था। बाद में जैसे जैसे इनका विस्तार होने लगा, जब ये लोग कंपनी की स्थापना करने लगे, फिर इनका जो है कि उद्देश्य निकल के सामने आया। वो दूसरा उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो क्या था? धार्मिक उद्देश्य था। मतलब ये अपना धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहां पे? भारत में। इससे पहले अगर मैं बात करूं कि जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है उसका प्रारंभ कैसे हुआ, तो देखिए प्रारंभ की अगर मैं बात करूं तो आपका 1707 की अगर मैं बात करूं, किसका? 1707 ईस्वी में क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कहां पे होती है मेरे प्यारे दोस्तों? अहमदनगर के किले में 1707 ईस्वी में इस औरंगजेब की
मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद से अगर मैं बात करूं, जैसे ही मुगल कालीन सल्तनत का पतन होता है वैसे ही आपका मॉडर्न हिस्ट्री चालू होता है। यानी कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई अहमदनगर के किले में, और उसके बाद से जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री चालू होती है। और मॉडर्न हिस्ट्री चालू होने का प्रमुख कारण क्या होता है कि अगर मैं बात करूं कि जो यूरोपियन देश हैं उसमें पुनर्जागरण की भावना जो है कि जागृत हो उठी थी, और पुनर्जागरण की भावना जागृत होने के साथ साथ उनका साइंटिफिक विकास भी बहुत काफी हो चुका था। तो साइंटिफिक विकास होने के बाद से वो लोग सोचने लगे कि हमें अन्य देशों के साथ व्यापार करना चाहिए। फिर वो लोग जो है कि जियोग्राफिकल डिस्कवरीज किए और फिर आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद से जो है कि वो लोग भारत तक पहुंचे, और भारत में कुछ इस तरीके से इनका विस्तार हुआ। तो उसके बारे में जो है कि हम पढ़ेंगे बिल्कुल, और ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कब तक, 1947 तक, यानी जब तक भारत आजाद नहीं होता है तब तक आपका मॉडर्न हिस्ट्री चालू रहेगा हमारा। तो 1707 से लेकर 1947 तक आपका हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में देखने वाले हैं। अब मैं एक आपके इतिहासकार आते हैं जिनका नाम आता है सुमित सरकार। क्या आता है, सुमित सरकार। अगर मैं इनकी बात करूं तो सुमित सरकार के अनुसार क्या है कि इन्होंने माना है कि जो हमारा आधुनिक काल का उदय हुआ है वो कब से हुआ है, तो हुआ है आपका 1885 से, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब से जो है कि इनके अनुसार माना गया है कि भारत में जो है कि आपका आधुनिक भारत का उदय हुआ था, जिसमें बहुत सारे आंदोलनों का उदय हुआ, पुनर्जागरण का उदय हुआ। तो इन्होंने इस तरीके से माना है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि सुविधा के दृष्टि से इसको बांट ली गई है, इसीलिए आपको नहीं सोचना है। तो आपको कब से पढ़ना है, 1707 से 1947 ईस्वी तक। इससे पहले अगर मैं बात करूं कि जो है कि आधुनिक भारत का उदय हो चुका था कब, 1498 ईस्वी में। अगर मैं बात करूं तो आधुनिक भारत उस टाइम आया भी नहीं था, तब तक जो है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में प्रवेश कर चुका था। और आप लोग जानते हैं कब का पीरियड है ये, दिल्ली सल्तनत जब चल रहा था तब का ये टाइम है। उस टाइम जो है कि 1498 ईस्वी में जो है कि आपका भारत में वास्को डी गामा पहुंच चुका था। ठीक, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो यूरोपियन पेनेट्रेशन इन इंडिया है, भारत में यूरोपियन का प्रवेश, जिनका प्रारंभिक उद्देश्य था ट्रेडिंग करना, व्यापार करना, बाद में जब ये लोग विकसित होने लगे तो इन्होंने क्या किया कि अपना उद्देश्य एक और बना लिया, जिसका नाम आता है धार्मिक उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं और अगला इसके अंतर्गत जो टॉपिक आता है, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, उसको देखने वाले हैं। तो दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे इनका विस्तार भारत में कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसका हिंदी लिख देता हूं। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में ब्रिटिश विस्तार। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हुआ भारत में ब्रिटिश विस्तार। देखिए बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर मीर कासिम, और मैं बात करूं कि द अटैक ऑफ प्लासी आता है 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद से आपका बक्सर का युद्ध आता है 1764 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध हुआ। फिर जो है कि आपका 1765 ईस्वी में एक इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है कंपनी को। किस कंपनी को? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से भारत में जो है कि इनका विस्तार ये लोग अपना कर लेते हैं, क्योंकि 1757 के प्लासी के युद्ध में ये लोग जीत जाते हैं। फिर बक्सर के युद्ध में भी जो है कि ये लोग जीत जाते हैं, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो उसमें ये लोग जीतने के बाद से ये लोग पूर्ण रूप से भारत में, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से भारत में एस्टैब्लिश हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट की बात करूंगा। किस पॉइंट की? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ की अगर मैं बात करूं तो 15 साल के लिए जो है कि यह अधिकार दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1600 एडी में जो है कि इंग्लैंड में इसकी स्थापना कर दी गई। कब की गई? 1600 एडी में इसकी स्थापना की गई। उस टाइम भारत में जो है कि किसका शासन था? अकबर का शासन था। किसका था? अकबर का शासन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई तो उस टाइम जो है कि जहांगीर का शासन था भारत में। ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि आपका प्लासी अटैक, यानी प्लासी युद्ध, मिर्जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, उसके बाद से आपका बक्सर का युद्ध। इस तरीके से इनका जो है कि क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। अब मैं आगे बात करूंगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब एस्टैब्लिश हो गई तो इसका अर्ली स्ट्रक्चर क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा पॉइंट आता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आता है कि अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश राज्य, यानी कि भारत में जो ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना थी वह किस प्रकार जो है कि एक्सपेंड हुई, तो उसको समझिए। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख सकता हूं, क्या भारत में ब्रिटिशों की प्रारंभिक संरचना, यानी कि इनकी प्रारंभिक संरचना कैसी थी, ये जो है कि कैसे पूर्ण रूप से स्टैब्लिश हो गए और कौन कौन से ये लोग जो है कि एक्ट लाए, उन एक्टों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यानी मैं बात करूं कि ब्रिटिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत अगर पहला पॉइंट की तो आता है मेरे प्यारे दोस्तों 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आता है, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई और भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहां पे, कोलकाता में, जिसके पहले न्यायाधीश की अगर मैं बात करूंगा तो सर एलिजाह इम्पे थे और इनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीसीएस के पेपर के लिए, लोअर पीसीएस के पेपर के लिए। उसके बाद से आपका 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आया, यानी कि 1773 का पहले लिख दूं आपका रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद से आपका 1784 की मैं बात करूं तो क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट जब आया तो भारत में 2A पॉलिसी की शुरुआत हो गई। क्या हुआ, 2A पॉलिसी की शुरुआत हो गई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। पहले तो आप लोग जानते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी जिसमें 24 मेंबर हुआ करते थे। बाद में जब ये आया पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें एक और बढ़ा दिया गया जिसका नाम आता है आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इस तरह से 2A पॉलिसी की शुरुआत हो गई पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसको जो है कि व्यापारिक अधिकार दे दिया गया, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है कि राजनीतिक अधिकार दे दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करने लगा, गवर्नर जनरल की नियुक्ति करने लगा। ठीक है, उसके बाद से मैं बात करूंगा आपका चार्टर अधिनियम आया। चार्टर अधिनियम की अगर मैं बात करूं तो हर 20 वर्ष में जो है कि चार्टर अधिनियम आया, यानी कि सबसे पहले 1813 की बात करूंगा, फिर 1833 की, फिर 1853 की। उसके बाद से जो भी आपके अधिनियम आए, अब अधिनियम की मैं बात करूं तो अधिनियम सबसे पहले आपका अगर मैं बात करूं तो 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम के क्या हुआ कि कंपनी के संपूर्ण कार्य को ये किसके विरुद्ध लाया गया था, ये समझिए 1757 की जो क्रांति थी इसके लिए जो है कि इसके विरुद्ध लाया गया था। यानी कि 1858 में जो है कि ये लाया गया और इसके तहत क्या हुआ कि कंपनी के सारे अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और 2 जो कार्य थे, एक कार्य था जैसे इनका चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार ये लोग जारी रखे, लेकिन उनको छोड़कर, उन दोनों को छोड़कर इनके जितने भी शासन का अधिकार था वो कहाँ चला गया, ब्रिटिश संसद के अधीन चला गया। उसके बाद से 1861 का अधिनियम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत, 1861 का अधिनियम पढ़ने वाले हैं इसी के अंतर्गत, पूरा डीपली तरीके से अध्ययन करते हुए चलेंगे। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि क्या पढ़ने वाले हैं तो 1800 मैं बात करूं कि 1947 का अधिनियम
लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जिसको भारत विभाजन अधिनियम कहते हैं 1947 का। तो इसके तहत जो है कि इतनी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जो भी चीजें इसमें छूटेंगी मैं देख के जो है कि आप लोगों को बाद में करा दूंगा। ठीक, अब अगला जो आता है आपका इसके अंतर्गत कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो चौथा पॉइंट आता है आपका इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की अगर मैं बात करूं क्या, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की मैं बात करूं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो ब्रिटिश उपनिवेशिक नियम का प्रभाव पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, जो ब्रिटिश उपनिवेशक नियम का भारत में प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं, यानी कि ब्रिटिश औपनिवेशक निवेशक नियम का आर्थिक प्रभाव ये हुआ इसका हिंदी कि इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश औपनिवेशिक नियम का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा भारत में। तो क्या पड़ा मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत भारत में भूमि राजस्व की व्यवस्था जो है कि प्रचलित हुई। क्या हुआ, भूमि राजस्व की व्यवस्था प्रचलित हुई, जिसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद से अगर मैं बात करूंगा कि जो महलवाड़ी व्यवस्था आता है उसके बारे में, फिर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और जो भूमिहीन मजदूर थे उनको भूमि की प्राप्ति हुई, क्या हुआ, उनको भूमि की प्राप्ति हुई और वह जो है कि अपने जीविका को आसानी से चला सकते थे। अब इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि अगला पॉइंट क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो आता है आपका पांचवा पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि क्या आता है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की अगर मैं बात करूं, यानी कि सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि इसकी अगर मैं बात करूं, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास तो देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में सबसे पहले क्या आता है, तो मैं बात करूंगा शिक्षा प्रणाली की। क्या बात करूंगा, शिक्षा प्रणाली की। तो शिक्षा प्रणाली में आपको यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बूट्स डिस्पैच। क्या बात करने वाला हूँ, जो बूट्स डिस्पैच आया शिक्षा के लिए, बूट्स डिस्पैच जो 1854 में लागू हुआ, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर सैडलर आयोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हंटर आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सारे चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि जनमत का उदय की अगर मैं बात करूं, क्या जनमत का उदय, या मैं यहाँ पे और एक चीज लिख सकता हूं, आधुनिक जनमत का उदय कब होता है आपका, जब सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट में जो है कि बदलाव होता है, तब जो है कि इन सारी चीजों जनमत उदय होता है। यानी कि लोग जो है कि इकट्ठा होके जो है कि अपने संस्कृति को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि क्या आता है, तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया आता है। उसके बारे में अगर मैं बात करूं कि, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आता है आपका सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया एंड as like Bengal and other region
इसका क्या मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका छठा पॉइंट था। और छठवें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया एज लाइक बंगाल एंड अदर रीजन की अगर मैं बात करूं कि जो बंगाल और अदर रीजन में जो है कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए उनके बारे में जो है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बंगाल, उड़ीसा और बिहार में बहुत सारे जो है कि आपके धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख नाम की अगर मैं बात करूं तो राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ने वाले हैं, राजा राम मोहन राय। उसके बाद से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद से स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से जो है कि कुछ जनजातीय आंदोलन आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। और महादेव गोविंद रानाडे के बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी सोशल वर्कर हुए, क्या हुए, जितने भी सोशल वर्कर हुए अगर मैं उनकी बात करूंगा तो सोशल वर्कर के बारे में यहाँ पे सारे सोशल वर्कों के बारे में हम बात कर लेंगे यहाँ पे। तो आप लोगों को मैं ये मानता हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला पॉइंट एक और आता है, मैं उसकी अगर मैं बात करूं कि क्या आता है तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या आता है, इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 7वें पॉइंट की कि इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रिटिश शासन के भारतीय प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं, यानी कि ब्रिटिश शासन की भारतीय प्रक्रिया, भारतीय प्रक्रिया, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि जितने भी 18वीं और 19वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं, 18वीं और 19वीं शताब्दी की, तो इस शताब्दी के बीच में जितने कुछ हुए भारत में उन सारे चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर जनजातीय आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा इसमें जनजातीय आंदोलन, जनजातीय मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो जनजातीय मूवमेंट सारे आ जाएंगे इसी के अंतर्गत। उसके बाद से जो है कि आदिवासी जो आंदोलन हुए उन सारे आंदोलनों के बारे में। फिर जो है कि आपका जो आपका मैं बात करूं कि जो आपका किसान आंदोलन होते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, उन सारे किसान आंदोलनों के बारे में भी हम यहाँ पे ही देखने वाले हैं कि इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल के अंतर्गत ही देखने वाले हैं। तो इस तरीके से चीजों को सुचारू रूप से हम पढ़ते हुए चलेंगे। इससे पहले मैं जो है कि कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा कि जो मराठा राज्य का उत्कर्ष हुआ वो किस तरीके से हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि मेडिएवल हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं जिसमें मुगल कालीन का पतन जब होने लगा, मुगल कालीन व्यवस्था का जब पतन होने लगा उस टाइम आधुनिक भारत का इतिहास हुआ, उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो उस गैप में मराठा राज्य आता है, उस मराठा राज्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जिसकी अगर मैं बात करूं साम्राज्य का स्थापना की अगर मैं बात करूं मराठा साम्राज्य की स्थापना का, तो इसको 2 चरणों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक कि जो आपका छत्रपति शिवाजी आते हैं जिन्होंने जो है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था, उसके बाद से उनके जो उत्तराधिकारी आते हैं तो प्रथम चरण में हम लोग जो है कि उनके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर जो है कि धीरे धीरे इनका जो है कि बागडोर किसके हाथों में चला जाता है, उनके जो प्रधानमंत्री पेशवाएं आते हैं उनके हाथों में चला जाता है। तो दूसरे चरण में दूसरे फेज की अगर मैं बात करूं तो दूसरे फेज में जो है कि हम लोग पेशवा के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है कि हम लोग बिल्कुल पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद से आपकी मैं बात करूं तो महाराणा प्रताप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा मराठा के बाद जस्ट हम लोग महाराणा प्रताप के बारे में मैं पढ़ा दूंगा, जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए कि कुछ चीजें जैसे मैं बात करूं कि जितने ये एक्ट आए, इस एक्ट में बहुत सारे ऐसे एक्ट आए जो भारत में लागू हुए। जैसे अगर मैं बात करूं पत्रिका वाला, कि जो पत्रिका के क्षेत्र के लिए एक्ट बनाया गया, जैसे आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की मैं बात करूंगा, उसके बारे में बात करूंगा। फिर जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करूंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का उदय कैसा हुआ, इसके स्थापना का श्रेय किसको जाता है। आप लोग जानते हैं डॉक्टर एहो होम को जाता है, जो एक भूतपूर्व सैनिक थे। और कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए,
क्योंकि वो अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न बनता ही बनता है। तो अधिवेशनों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर महात्मा गांधी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए, स्वदेशी आंदोलन, उन सारे चीजों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके एक एक व्यक्ति के बारे में बिल्कुल अध्ययन करते हुए चलेंगे। उसके बाद से जो हमारे प्रथम प्रेसिडेंट आते हैं देश के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो पॉइंटें इंपॉर्टेंट होंगी उन पॉइंटों को ही केवल मैं सम्मिलित करूंगा, न कि फालतू पॉइंटों को सम्मिलित करूंगा जो पेपर में पूछे ही नहीं जाते हैं। जहां से क्वेश्चन बनता है उसी के बारे में हम बात करेंगे। और उससे पहले, सबसे पहले मैं बात करूंगा, वो बात करने वाला हूं, वो बात करूंगा आपका जियोग्राफिकल डिस्कवरीज की, कि जियोग्राफिकल डिस्कवरीज कैसे हुई, उसका श्रेय किसको जाता है, उन सारे चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक छोटा सा मैं आप लोगों को जो है कि एक सैंपल दे देता हूं कि 1453 ईस्वी में तुर्की द्वारा कंस्तुंतुनिया पर अधिकार कर लिए जाने के बाद से यूरोपियन मार्ग पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया। और अवरुद्ध होने के बाद क्या हुआ कि यूरोपियन लोग जो है कि व्यापार करना चाहते थे, लेकिन वो लोग व्यापार कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं था और कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग भारत में प्रवेश नहीं कर सकते थे। और यूरोपियन मार्केट पूर्ण रूप से क्या हुई कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, यानी कि चरमरा गई, और वो लोग व्याकुल हो उठे। इसलिए जो है कि समुद्री मार्गों के खोज के लिए वो लोग आगे बढ़े। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और उसका एक और रीजन रहता है, क्या रहता है कि 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा आपका आता है भारत में, तो भारत से वह मसाले लेके जाता है, जिसको कहा जाता है कि वो 60 गुना रेट में वहां पे बेच देता है यूरोपीय मार्केट में, जिसके वजह से यूरोपियन लोग क्या होते हैं, लालायित हो उठते हैं भारत में व्यापार करने के लिए। इस तरीके से जो है कि भारत के साथ इनका जुड़ाव हुआ, और जुड़ाव होने के साथ साथ जो है कि ये लोग आगे बढ़े और भारत को जो है कि काफी लूटने के बाद से लूट के लेके गए, अपनी धन संपदा बनाए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, फिर भी जो है कि आज भारत जो है कि सोने की चिड़िया है, तो इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, भारत एक सोने की चिड़िया है, काफी संसाधन है भारत में, तो आप लोग इसका आनंद भी ले सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री को सुचारू रूप से पढ़ते हुए चलेंगे और एक एक चीजों को देखते हुए चलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में आपका मराठा साम्राज्य के उदय के साथ। तो एट लास्ट यही कहूंगा आप लोगों से कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप करके ना देखें। अगर स्किप करेंगे आप लोग, तो स्किप करने में क्या होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके छूट जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि ये चीज नहीं समझ में आया, तो वो चीज नहीं समझ में आया। क्यों आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्योंकि आपने उस वीडियो को पूरा नहीं देखा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग जो है कि वीडियो को पूरा देखें, और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें, जिससे आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो एट लास्ट यही कहूंगा, जय हिंद।